नमोवा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस करने जा रहे हो, एक डायमंड मिस करने जा रहे हो। तो इस वीडियो को एक बार आप देखो पूरा। अगर नहीं भी देखते हो तो अगर आप आधा भी देखते हो ना तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ओके, तो एक बार आप बस इसे थोड़ा सा बस आगे देखो, ठीक है। मैं बोलना किस बारे में चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो भी मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीरो है, एंड जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। एंड इसके बाद हमारे यहाँ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड इसके नीचे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, आपको ये बताना कि पॉजिटिव तो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है ना। जीरो तो खैर जीरो है ही, और नेगेटिव जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो नेगेटिव को भी हमें जीरो से बड़ा ही मानना चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, और ऐसा आपको अटपटा तो लग रहा होगा अभी आपको सुनने में, लेकिन धीरे 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 जैसे आप इस वीडियो को देखोगे आपको चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। एक बिल्कुल ही नया परसेप्शन मिलेगा आपको देखने का। मे भी नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ से ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है। लेकिन आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना तो आप उसे उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको उस तरीके से नहीं बताता है। मैथमेटिक्स आपको जिस तरीके से बताता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो परसेप्शन देना चाहता हूँ जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिससे हम इस नेचर से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव से छोटा मान लेते हैं तो हम वहीं पे नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते, वहां से दूर हो जाते हैं नेचर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब नेगेटिव को पॉजिटिव से छोटा माना जाता है तो क्या क्या किया जाता है कि मेन क्या है कि आप जीरो को नथिंग भी अज्यूम कर ले रहे हो। मतलब जब हम नथिंग की बात करते हैं तो भी यहाँ जीरो की बात आ जाती है, और जीरो को एज अ क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, राइट। एक रेफरेंस पॉइंट के जैसा भी एक्ट किया जाता है, मतलब कि एक प्लेस होल्डर के जैसा। तो प्लेस होल्डर और रेफरेंस पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है लगभग। लेकिन इनको इसको जीरो को प्लेस होल्डर और रेफरेंस पॉइंट के जैसा देखना उचित नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नेचर ऐसे काम नहीं करता है। नेचर क्या कहता है, नेचर में आप कोई भी चीज देख लो तो नेगेटिव का एक सेंस बनता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न मैथमेटिक्स में नेगेटिव का कोई सेंस बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। जैसे कि अगर मैं एक बकेट लिया हूँ, है ना, इस बकेट में मैं बोल रहा हूँ कि दो एप्पल्स हैं। तो दो एप्पल्स हैं अगर, तो यहाँ +2 तो दिख रहा है, राइट। अगर एक भी एप्पल नहीं है, अगर एक भी एप्पल नहीं है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे 0 एप्पल है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ -2 एप्पल, तो -2 एप्पल्स का यहाँ पे क्या सेंस बनेगा। यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा -2 एप्पल्स का। तो नेगेटिव नंबर का मॉडर्न डेफिनेशन में कोई वैसा सेंस हमें दिखता नहीं है। और मैं बस यही एक सेंस आपको देना चाह रहा हूँ कि ये क्या बताना चाहता है, नेगेटिव नंबर्स क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स का मेन कंसेप्ट क्या है कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ -2, तो -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो +2 है, ये +2 का ही एक रूपक है, अर्थात ये +2 का एक उल्टा क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी तो है लेकिन इसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो जीरो नहीं है, वैसे शून्य नहीं कह सकता, जीरो नहीं कह सकता, क्योंकि जीरो का क्या मतलब होता है, या तो नथिंग, या तो नथिंग होने का सेंस, यानी कि सेंस ऑफ नथिंग। अब ये दोनों में डिफरेंस है, नथिंग और सेंस ऑफ नथिंग। मतलब नथिंग होने का महसूस होना कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ तो है बट कुछ नहीं होने का जो एहसास है, उसे भी हम नथिंग ही के कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो नथिंग या फिर सेंस ऑफ नथिंग ये दोनों सेम ही चीजें हैं। और इसीलिए जीरो के लिए दो वर्ड यूज किया जाता है, एक तो शून्य यूज किया जाता है, शून्य शून्य, और एक यूज किया जाता है खम, ठीक है। तो खम और शून्य, हाँ, ये दोनों चीजें जो है वो जीरो को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जीरो के अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन मतलब मेंशन कर रही होती हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मतलब जानने वाले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप जब इसमें जाओगे ना आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगा। जैसे कि -2 टाइम्स -3 क्या होता है, रियल लाइफ में आप इसे सिग्निफाई नहीं कर सकते, आपको एल्जेब्रा के हेल्प से इसे डिराइव करना पड़ता है ना। 2 टाइम्स 3, इसका भी जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये गलत है। 2 टाइम्स 3 को भी मल्टीपल रिपीटिव एडिशन के टर्म्स में देखा जाता है। तो रिपीटिव एडिशन के टर्म्स में भी आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वहां भी ये गलत हो जाता है, ठीक है।
लेकिन ये जो डेफिनेशन है, जो न्यू डेफिनेशन यहाँ पर हम निकालेंगे, बनाएंगे, ये न्यू डेफिनेशन इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा। इनफैक्ट वो फ्रैक्शंस को भी कवर करता है, फ्रैक्शंस यानी कि डिवीजन को भी कवर करेगा, डिवीजन को भी वो एक्सप्लेन करेगा, एक्सपोनेंशिएशन तक वो एक्सप्लेन करेगा, वो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये सारी चीजें होंगी कब पॉसिबल, जब हम नेगेटिव को जीरो से बड़ा मानेंगे तब। ठीक है, आप मेरे बात पर अभी विश्वास मत करो, आप खुद इसे एनालाइज करना और फिर बताना कि आपको ये क्या लगा, ये सही है या गलत है, आप खुद इसे डिसाइड करना। तो जब मैं बोलता हूं कि जो नेगेटिव नंबर है वो जीरो से बड़ा है, तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक फाउंडेशन को चैलेंज करता है, मैथमेटिक्स का बेसिक फाउंडेशन को चैलेंज करता है, और ये बताता है कि जो करंट मैथमेटिक्स है, वो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, और इन्हीं फ्लॉज, इन्हीं गड़बड़ियों के कारण जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में है वो इतना इरेगुलर है, मतलब नेचर से कनेक्टेड नहीं दिखता है। इस चीज को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, कहाँ से आई ये आइडिया, कहाँ से जन्म ले रहा है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो यहाँ भारत से स्टार्ट होती है। जो हमारा भारत है, यहाँ पे मैथमेटिक्स अच्छे से वर्क कर रहा था, इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैथमेटिक्स के जो भी लॉज थे वो बढ़िया से वर्क कर रहे थे। अब जब ये सारी चीजें यहाँ से जाती हैं मिडिल एशिया में, यानी जो अरेबियंस हैं, उनको जब इस बारे में पता चलता है कि यहाँ मैथमेटिक्स किस तरीके से काम कर रही हैं, तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे तीन तरह के नंबर्स यूज किए जा रहे हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तीनों तरह के नंबर्स यहाँ पे यूज किए जा रहे थे, पर इनको आइडिया नहीं था, पॉजिटिव नंबर के बारे में तो इनको पता था, पर ये जीरो और नेगेटिव से बिल्कुल ही नए थे। इनका कंसेप्ट तो था जीरो का, पर जीरो का यूज कैसे करना है नंबर सिस्टम में, ये इन्हें उतना बढ़िया से नहीं पता था। तो जब जीरो का यहाँ पे यूज किया जा रहा था, तो कैसे किया जा रहा था वो ये समझ नहीं पा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे इनको ये समझने में बड़ा दिक्कत आया, और जब ये इन टेक्स्ट को पढ़े, तो जब पढ़े तो इन्हें ट्रांसलेट करना पड़ा, तो ट्रांसलेशन में कुछ गलतियां हुई, कुछ त्रुटियां आई। उस ट्रांसलेशन के वजह से जो ये फर्दर आगे बढ़ा यूरोप की तरफ, तो वहां पर भी ये लोग अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि ट्रांसलेशन में ही गलती थी। ये खुद भी गलत समझे और साथ में यूरोपियंस भी गलत समझ गए, ठीक है। और फिर यही सारा चीज आफ्टर कॉलोनाइजेशन जब भारत में आया, कॉलोनाइजेशन बोलिए या इन्वेजन बोलिए, क्योंकि मुगल्स ने भी इन्वेड किया था बहुत सारी चीज पे, तो जो हमारा ये पुराना नॉलेज सिस्टम था, ये नॉलेज सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया, और जो न्यू नॉलेज सिस्टम था वो आकर के इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब जो ओल्ड जो नॉलेज था वो डेड हो गया, वो मर गया, और जो ये न्यू नॉलेज है जो कि रॉन्ग था, वो आकर के इमर्ज हुआ। तो भारत में आज भी सब लोग यही मानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो जीरो से छोटा होता है, वो इस वजह से क्योंकि जो ये गलत एजुकेशन आया था बाहर से उसके वजह से, ठीक है ना। क्योंकि यही मिस ट्रांसलेशन हुआ और फिर ये सारी चीजें वर्क की, क्योंकि पहले जो थी वो गुरु शिष्य परंपरा थी, तो गुरु पढ़ाते थे शिष्य को और शिष्य फिर अपने शिष्य को, तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती थी। लेकिन जो गुरुकुल्स थे उन्हें हटा करके स्कूल्स बना दिया गया। अब स्कूल्स में पढ़ाते कौन थे, स्कूल्स में पढ़ाते थे ये लोग जो इनकी एजुकेशन सिस्टम थी, वो एजुकेशन सिस्टम के मटेरियल्स यहाँ पे डाले जाते थे स्कूल्स में। तो स्कूल्स में तो आप वही नए वाली चीजें पढ़ोगे ना, जो पुरानी थी तो वो तो पढ़ोगे नहीं, तो आप आने वाले जनरेशन को भी फिर वही पढ़ा रहे हो, तो वो तो आइडिया मर गया ना। तो अब ये वापस से इस आइडिया को रिवाइव करने का एक कोशिश है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो न्यू डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ जीरो की या किसी भी चीज की, या जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक्चुअली डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस रिवाइव कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे हम समझ नहीं पाए। तो ये जो भी चीज है ये आखिर करेगा क्या मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में, ये सबसे पहले क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आइडिया है उसे ये डिस्कार्ड करेगा। मतलब कि नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले था कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था, एक इमेजिनरी और एक रियल। तो हम बस रियल नंबर को लेकर के चलना चाहते हैं, इस इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को यहाँ पे पूरा ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। और ये क्या करेगा कि जो भी x लेस देन जीरो है इसे ये डिस्कार्ड करेगा, इसका कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ x इज ग्रेटर देन जीरो हम बस इसे कंसिडर करेंगे, इसे नहीं करेंगे।
एंड इसे नहीं करेंगे तो फिर आप बोलोगे कि नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट आएगा कैसे। वो ऐसे आएगा क्योंकि -2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम इन दोनों से नेगेटिव नंबर का बेसिकली क्या है कि एक अलग आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। तो एक जैसे कि पॉजिटिव नंबर का एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है, वैसे ही नेगेटिव नंबर का भी एक अलग आइडेंटिटी होगा, लेकिन वो बस पॉजिटिव का उल्टा सेंस करेगा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ही इतना उल्टा है कि कई लोग ना इससे ऑफेंड हो जाएंगे और शायद बोलेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, बट क्योंकि हमें बचपन से ही ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो हम इस नए परसेप्शन को सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार बस आप इस नए परसेप्शन को अपने दिमाग में जगह दीजिए, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि मैंने आपको सही से कन्वे कर पाया कि नहीं कर पाया, या ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ठीक है। आप बस इसको एक बार देखिए। तो यदि मैं बोल रहा था कि आपके पास एक बकेट है और इस बकेट में 2 एप्पल्स हैं, तो ये 2 एप्पल्स को मैं कैसे देखता हूँ? मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो 2 एप्पल्स हैं, ये 2 एप्पल्स अभी मेरे पास हैं, ये मेरे हैं। तो अगर ये 2 एप्पल्स मेरे हैं, तो ये मेरे हैं मतलब ये पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि ये मेरा है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये 2 एप्पल्स नहीं है, अब नहीं है, तो ये 2 एप्पल्स अगर मैं खा भी लूँगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो मतलब अब मेरे पास 0 एप्पल्स हैं, मेरे पास अब एप्पल्स नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि -2 एप्पल्स हैं, तो -2 एप्पल्स बोलने का अर्थ ये है कि मैंने जो 2 एप्पल खाया वो किसी और का होगा। तो इसका मतलब कि मैंने किसी और से वो एप्पल लिया हुआ था। तो अगर मैं किसी और से वो एप्पल लिया हुआ था, तो अभी भी मेरे पास कुछ तो है, लेकिन वो जो पॉजिटिव था, जो ये था, इसका जस्ट ऑपोजिट है वो, है कि नहीं है? मतलब वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, बट अभी भी है, लेकिन वो उसका नकारात्मक फॉर्म है, ठीक है ना? तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पे भी जो भास्कराचार्य थे, उसने बीजगणितम में रूप का यूज किया है, ठीक है ना? तो एक श्लोक है, उस श्लोक में उन्होंने लिखा है रूपत्रयम्। रूपत्रयम् का क्या अर्थ है? 3, और रूप मतलब फॉर्म। इन्होंने फॉर्म्स के बारे में बात की है, ना कि टाइप्स के बारे में बात की है, ठीक है ना? यहाँ टाइप्स नहीं है कि अलग-अलग तरह के चीजें हैं। यहाँ पे फॉर्म की बात की गई है कि एक चीज आप दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ जो आपका जो पॉजिटिव चीज है, वो इस नेगेटिव चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, तो आपको ये बिल्कुल उल्टा सेंस करके देगा, ठीक है ना? तो यहाँ जो आपके पास 2 एप्पल्स दिख रहे हैं, ये 2 एप्पल्स इन रियलिटी वैसे नहीं है, ठीक है ना? ये कुछ तो है, लेकिन ये जो कुछ है, वो कुछ पॉजिटिव का उल्टा है, ठीक है ना? आप इसे नथिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप नथिंग कहते हो, तो नथिंग का सेंस क्या बनता है कि ये बिल्कुल ही ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वॉइड है। ठीक है? तो वॉइड से और कम क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो यदि आप कुछ भी चीज़ को 0 से नीचे कंसीडर कर रहे हो, तो इसका आपको रियल लाइफ सिग्निफिकेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। तो आपको यहाँ पर ये 0 से थोड़ा ज़्यादा समझना है कि ये 0 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नकारात्मक है। अब इसे थोड़ा और अच्छे से आप समझ सकते हो चार्ज के कांसेप्ट से, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि -2 कूलम्ब चार्ज है और 2 + 2 कूलम्ब चार्ज है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा हम नहीं कहते हैं, ये हम बोलते हैं कि कुछ चार्ज तो है, लेकिन वो नकारात्मक है। मतलब सकारात्मक का उल्टा है वो, कुछ तो है लेकिन उल्टा है, ठीक है ना? तो हम इसे 0 नहीं कहते हैं। तो नेचर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है? नेचर भी ऐसे ही काम करता है कि जो नकारात्मक जो हम मान रहे हैं, वो जस्ट पॉजिटिव का उल्टा है, ना कि वो 0 से और कम है। तो 0 से कम नहीं होता है। तो अब जब हम इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक नंबर लाइन है ना? और नंबर लाइन में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ ऐसे कि बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है? और हम क्या बोलते हैं कि जितना नेगेटिव होगा, ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना? यानी कि -5 जो है वो छोटा है -4 से, हम ऐसे बोलते हैं, राइट? तो -5 अगर -4 से छोटा है, तो ये और छोटा होता चला चला जा रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ठीक है, ये जो 1 है वो कुछ ऐसा है, 2 जो है वो इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा, 3 जो है इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा, 4 इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा। और जब हम यहाँ पे -1 की बात करते हैं, तो हम इसे यहाँ नीचे की ओर समझते हैं कि ये कुछ ऐसा है।
थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, और थोड़ा और कम, है ना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे मत समझिए, आप इसको क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप जब इसे उल्टा करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जीरो से इधर तो ज्यादा है ही, इधर भी जीरो से ज्यादा है, लेकिन ये नकारात्मक है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे इसका ही एक मिरर इमेज खड़ा कर रहे हैं जस्ट अपोजिट साइड में, और ये ग्राफ में भी वर्क करता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे अगर आप y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जानते होगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ निकल के आता है y इक्वल्स टू एक्स का, है ना। लेकिन आप y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ निकालते हो तो वैसा निकल के आता है। तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। y जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस आप क्यों यूज करते हो, किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आपको ये यूज करने की जरूरत है क्यों, जब आप जान रहे हो कि वो जीरो से बड़ा है, चाहे ये नेगेटिव है तो भी बड़ा होगा और पॉजिटिव है तो भी बड़ा होगा। तो अगर आप इसे मान लोगे तो मॉडुलस की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नीड ही नहीं पड़ेगी। ये मॉडुलस वगैरह तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि थोड़ा आगे वाले टॉपिक है, जो हम इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी इसको रहने देते हैं, जो बेसिक कोर कंसेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा ग्रास्प करने का प्रयास करते हैं। इससे और क्या क्या फायदा होगा, तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो जैसे कि कुछ इन इस तरह की चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कि अगर वो हम बोल रहे हैं -2 टाइम्स -3 क्या होता है, तो ये एल्जेब्रिकली तो डिराइव कर लेता है, बट इसका एक फिक्स्ड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 1/0 क्या होता है, तो ये बोलते हैं अनडिफाइंड है। अब कहीं ये अनडिफाइंड ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अनडिफाइंड है, और कहीं ये बोलते हैं इनफाइनाइट है। तो ये दो तरह के कंसेप्ट तो नहीं ना बन सकते हैं, अगर होगा तो कोई एक ही चीज तो होगा, नेचर में कोई इस तरीके से तो नहीं होता। अगर कोई इनफाइनाइट है मतलब इनफाइनाइट है, सिंपल सी बात है। और अनडिफाइंड है मतलब कि अनडिफाइंड, आप उसको जब डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीज नहीं हो सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, 0 रेस टू 0 इसे भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, 0/0 को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। हर एक चीज जो आप कभी पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे पेडागोजिकली, अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी चीजें वर्क कैसे करती है। इनफैक्ट ये फ्रैक्शंस में भी काम करता है, आप फ्रैक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी डिवीजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये इतना ज्यादा अच्छा है। अब मैंने ये जो भी वर्क किया है ये मेरा अपना खुद का वर्क नहीं है, बस ये मेरा फाइंडिंग है, रिसर्च है। तो ये मैंने जो भी वर्क किया है, ठीक है, ये सारे के सारे वर्क्स ऐसे फालतू के नहीं हैं, इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस हैं मेरे पास। एंड इस पर मैं एक रिसर्च पेपर भी लिख रहा हूँ, फिलहाल मैंने स्टार्ट किया, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। तो वो रिसर्च पेपर भी मैं इस पर लिख रहा हूँ, एंड इसको अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करूंगा, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात, जो जो क्लेम्स हैं वो, उन क्लेम्स को मैं पहले यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो से बड़े होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी जीरो से बड़े होंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकते हैं कभी भी, लेकिन नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर के इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव को पॉजिटिव से छोटा मानते हैं, या जब भी हम नेगेटिव को जीरो से छोटा मानते हैं, हम डायरेक्टली नेचर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि ये मैथमेटिक्स इस नेचर को समझने में हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स अभी तक जितना भी एडवांस हुआ है वो ब्रह्मगुप्त के इन सारे बेसिस पर ही हुआ है। अगर ब्रह्मगुप्त के इन सारे बेस को हटा दिया जाए तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका कोई सेंस बना के दिखाओ, तो आप इसका सेंस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेंस एग्जिस्ट नहीं करता है करंट मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ -4 को डिवाइड कर रहे हो -3 से, तो ये +6 क्यों आ रहा है, तो आप इसका सेंस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सेंस दे ही नहीं सकता है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है मॉडर्न मैथमेटिक्स को, ये हो क्यों रहा है। आप एल्जेब्रिकली ये चीजें निकाल ले रहे हो, लेकिन ये अभी भी प्योर मैथमेटिक्स का फॉर्म है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स हैं, हम उन्हें प्योर मैथमेटिक्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए डेफिनेशन नई नहीं है, बस मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आइडिया मर चुका था, जिसे एक जो आप समझो कि एक तरह का रिवाइवल है,
वापस से इसे जीवित किया जा रहा है। और मरा क्यों था? क्योंकि इसे मारा गया था, खुद नहीं मरा था। इसे मारा गया था, इसे किल किया गया था, मर्डर किया गया था। तो अब इसे वापस मुझे या हम सबको इसे रिवाइव करना है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, हम सबको ये कार्य करना होगा, तब ये होगा। तो ये आइडिया था ब्रह्मगुप्त का, जिसे और ज्यादा एक्सप्लेन किया था भास्कराचार्य ने। इनफैक्ट भास्कराचार्य ने और ज्यादा इसे इलेबोरेट किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बाकी जो मेन कोर कंसेप्ट था वो ब्रह्मगुप्त के दिमाग में था, या हमें लगता है, मुझे लगता है कि ब्रह्मगुप्त से भी पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा। ब्रह्मगुप्त ने क्योंकि लिखा तो हमें पता चला था कि यस ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीजें गड़बड़ियां आई क्यों से? क्योंकि जो ब्रह्मगुप्त हैं उनकी दो पुस्तकें हैं। एक्चुअली वर्क तो उनका बहुत ज्यादा है, पुस्तक तो है दो से ज्यादा, लेकिन मैंने दो पुस्तक उनकी पढ़ी है। एक तो है आपका लीलावती, लीलावती भास्कराचार्य का लीलावती। एंड दूसरा है बीज गणितम। तो बीज गणितम और लीलावती ये दो पुस्तक हैं भास्कराचार्य के, भास्कराचार्य के, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त का एक पुस्तक है, उनका एक लेख है, और वो है ब्रह्मपुट सिद्धांतम। ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतम ये ब्रह्मगुप्त का है, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त इसमें कहते हैं कि एक्चुअली ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य पाणिनि को भी अगर आप देख लो, या दूसरे मैथमेटिशियंस को भी देख लो, आर्यभट्ट को भी देख लो, किसी को भी देख लो, श्रीधराचार्य भी हैं, उनको भी देख लो, आप कहीं भी ये नहीं पाओगे कि किसी ने नेगेटिव नंबर को बोल दिया हो कि जीरो से छोटा होता है। किसी ने भी ये, क्या वो इतना कार्य कर सकते हैं तो ये नहीं बता सकते कि नेगेटिव नंबर जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बता सकते थे ना। पर ये डिस्टिंक्शन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि पॉजिटिव जो है वो जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव जो है जीरो से छोटा होगा? अगर ऐसा होता तो वो बताते ना, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज एग्जिस्ट कर रही थी कि अगर कोई संख्या है तो वो संख्या या तो जीरो से बड़ी होगी, या तो वो संख्या जीरो के बराबर होगी। इसके अलावा और कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो वो बताएंगे क्यों? उनको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके अलावा और कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो अंडरस्टूड है ना, ये तो बाय लॉजिक अंडरस्टूड है, ठीक है। तो तो भास्कराचार्य के जो का जो बीज गणितम है, इसमें एक सूत्र है, और इसी सूत्र से मुझे ये पूरा आइडिया मिला, ठीक है। और बीज गणितम को भी मैं जब और पढ़ा तो इससे पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो शायद मेरे दिमाग में खुल गया, और मैं और उस पर ज्यादा रिसर्च किया, तो सारी की सारी चीजें जो है वो खुलती चली गई। तो उसे समझते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, ये लिखा था भास्कराचार्य ने अपने बीज गणितम में। इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है रूप त्रयम। रूप त्रयम का अर्थ मैंने आपको बताया, त्रयम का अर्थ है तीन, और रूप का अर्थ है फॉर्म। अब हम फॉर्म क्या बोलते हैं? फॉर्म कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, राइट? वो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है। अब उस फॉर्म को आप चाहो तो एक दूसरी चीज में परिवर्तित कर सकते हो, उस फॉर्म को आप बदल सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तो ये एक तरह का फॉर्म बताया गया है, टाइप्स नहीं बताया गया है, फॉर्म बताया गया है। अगर ये स्पेसिफिक होते तो उन्होंने यहाँ पे टाइप लिखा होता, ना कि फॉर्म लिखा होता, ठीक है ना। एक है पॉजिटिव, स्वम आप पॉजिटिव, क्योंकि स्वम का अर्थ होता है वेल्थ। इसका एक डीपर मीनिंग है, जो डीपर मीनिंग शायद पहले जो ट्रांसलेशन हो रहा था उसमें नहीं समझ पाए थे वो, ठीक है ना। क्षयगम को आप नेगेटिव मान सकते हो, हालांकि इसका भी एक डीपर मीनिंग है। और जो डीपर मीनिंग है मतलब कम, आप उसको बोल सकते हैं कम, मतलब कि कम, मतलब कि जो लेस है, ठीक है ना, लेस। इसका भी एक डीपर मीनिंग है, जो आप अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये नहीं समझ पाए थे शायद। च का मतलब है और, जब और लिखना होता है तो हम च यूज करते हैं। एंड खम का अर्थ है, यहाँ पे आप जीरो समझो, लेकिन खम का भी एक दूसरा मीनिंग है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे और, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, ये तीन तरह के अलग अलग चीजें नहीं है। यहाँ पे जो स्वम स्वम और क्षयगम है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के रूपक है, ठीक है ना। अब ये हम इसको डिस्कस करेंगे। हर जगह पे स्वम यूज नहीं किया गया है, कहीं कहीं धनम यूज किया गया है, कहीं कहीं ऋणम यूज किया गया है। अब बात ये उठती है कि अगर स्वम सिर्फ पॉजिटिव होता तो सिर्फ स्वम ही यूज किया जाता, धनम यूज करने का क्या आवश्यकता है? अगर क्षयगम अगर सिर्फ नेगेटिव है तो सिर्फ क्षयगम ही यूज करते, ऋणम यूज करने की क्या आवश्यकता है?
तो अगर ये इन अलग अलग शब्दों को यूज करने की आवश्यकता पड़ी है, इसका अर्थ है कि स्वम का अर्थ कुछ और है, धनम का अर्थ कुछ और है, क्षयगम का अर्थ कुछ और है, ऋणम का अर्थ कुछ और है, ठीक है ना। तो हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं शून्य भी यूज किया गया है, तो अगर शून्य का मतलब एक ही होता तो सिर्फ शून्य को ही यूज करते, हम क्यों यूज किया गया, है कि नहीं है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की गई हैं, ये क्यों यूज की गई हैं, क्योंकि उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को बताती है। अब अगर हम बोले पानी, तो पानी को संस्कृत में तीन तरह से बोला जाता है। आप मतलब ऐसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं आपको बस तीन बता रहा हूँ। नीर बोला जाता है, जल बोला जाता है, आप बोलते हैं। तो अगर ये तीन चीजें हैं, तो पानी को तीन तरीके से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम पानी से तीन तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज वहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अलग अलग जब पानी में कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, तब पानी का नाम हम अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब पॉजिटिव और नेगेटिव के हम यहाँ अलग अलग क्वालिटीज को देखते हैं, तो वहां पे नाम हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म बोला गया है, इस चीज को शायद समझा नहीं गया था बढ़िया से। अब अगर इस कंसेप्ट को समझना है, तो आपको इन चारों चीजों को समझना होगा कि स्वम का अर्थ क्या है, धनम का अर्थ क्या है, क्षयगम का अर्थ क्या है और ऋणम का अर्थ क्या है। देखिए, पहले क्या हुआ कि जब ट्रांसलेशन हुआ था ना, तो ट्रांसलेशन के वक्त स्वम और धनम इन दोनों को पॉजिटिव मान लिया गया था, और क्षयगम और ऋणम इन दोनों को नेगेटिव मान लिया गया था। तो इसमें कोई भेद नहीं कर पाया कि स्वम और धनम का अर्थ क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थ ये है कि चारों अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ये बता रही है। स्वम का क्या अर्थ है कि जो आपका है, स्वयं, स्वयं मतलब मैं खुद, तो स्वयं भी यही से आया है। स्वम का मतलब जो मेरा है, जो मेरा अपना खुद का है, वो स्वम कहलाएगा। उसमें किसी का अधिकार नहीं, उसमें मेरा अधिकार है, तो वो स्वम कहलाएगा। जैसे कि ये जो मेरा टी शर्ट है, ये मेरा स्वम है, मतलब कि ये इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये अब मेरा है, तो ये मेरा स्वम है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं क्षयगम की, तो क्षयगम का क्या अर्थ है, इसे तोड़ कर देखिए। क्षयगम दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसका संधि हुआ है, क्षय और गम। अब क्षय और गम, क्षय का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय या टू रिड्यूस, ठीक है। और गम का मतलब क्या होता है, जाना। तो जब हम किसी भी चीज को खत्म कर रहे हैं, यानी हटा रहे हैं, तो जब वो नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात जब वो कम की ओर जा रहा है, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, ज्यादा से कम की ओर जाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शून्य से कम होना, शून्य से और कम नहीं हो सकता, हम बोल रहे हैं ज्यादा से कम की ओर जाना, तो हम उसे बोलते हैं क्षयगम, ठीक है ना। और जब ये तो क्षयगम का मतलब हो गया। अब जब धनम की बात करते हैं, तो धनम का अर्थ है कि कुछ भी चीज आपको कहीं से मिल रहा है। तो यदि आपके पास कोई एक सिस्टम है, और सिस्टम में आपके पास कहीं से कुछ आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो धनम है, ठीक है। और यदि यहाँ से कुछ जा रहा है, तो कहते हैं कि वो रणम है, ठीक है ना। मतलब कि आप क्या है कि दो चीजों को अक्वायर कर सकते हो, या तो आप धन ले सकते हो, या तो ऋण ले सकते हो, आप दोनों ले सकते हो। तो अगर आप धन ले रहे हो, तो धन कैसा होगा, वो आपका खुद का होगा, ठीक है ना। जब आप धन कर रहे हो, धन ले रहे हो बेसिकली, तो वो फिर आपका हो गया, वो स्वम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऋण लोगे, तो ऋण लेने का मतलब कि आपका जो स्वम है वो कम होगा, ठीक है ना। तो स्वम का बढ़ना ये कहलाता है धनम, और स्वम का घटना ये कहलाता है क्षयगम। तो इस क्षयगम को कौन करता है, ऋणम करता है। तो जब आप ऋण लेते हो, तो स्वम को कम करते हो, मतलब कि आपका जो धन है, जो आपका स्वम है वो कम हो रहा है, मतलब क्षयगम है, ठीक है ना। तो ये मेन मीनिंग है इसका, इन चारों शब्दों का, ठीक है ना। आई होप कि आप ग्रास्प कर पाए होंगे। अभी मैं थोड़ा और अच्छे से इसको आपको बताऊंगा कि ऋणम का क्या अर्थ है और स्वम का क्या अर्थ है। तो आप जरा इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर, ठीक है, एंड आपने किसी से 5 रुपए उधार में लिए, ठीक है ना। आपने क्या लिया, उधार लिया 5 रुपया। अब जब आप 5 रुपया लिए हो, तो आपने तो कुछ लिया है, धन तो आया है, लेकिन ये धन कैसा है,
ये धन आपका एक ऋण है, यानी कि धन और ऋण आपने दोनों यहाँ पर एक्वायर किया, आपने धन भी लिया और ऋण भी लिया। तो धन का मतलब क्या कि कुछ आया, तो कुछ आया तो वो कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, वो दोनों आया। जैसे आप इसको ना ऐसे समझो, क्रेडिट कार्ड से समझो, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब क्रेडिट कार्ड में मान लो कि 10,000 रुपए है, तो क्या ये 10,000 आपका है? आपका है? बोल सकते हो कि 10,000 मेरा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका नहीं है, आपके पास दिख तो रहा है लेकिन ये आपका नहीं है। तो 5 रुपया आपके पास दिख तो रहा है लेकिन ये 5 रुपया आपका नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड में भी जब हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो क्या बोलते हैं कि देखिए कार्ड में जो वैल्यू दिख रहा है वो बस दिख रहा है देखने के लिए, वो आपका नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, वो अमाउंट एक वर्चुअल अमाउंट है। ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो जब आप 5 रुपया किसी से लिए हो तो ये आपका धन भी दिख रहा है और साथ में ऋण भी है, दोनों साथ में है। तो इसका अर्थ क्या है कि 5 चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपके पास 5 ऋण भी आए हैं। ठीक है ना? अभी आपको जो सेंस मिल रहा है वो क्या सेंस मिल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि 5 धन है और 5 स्वम है और 5 ऋण है। ठीक है ना? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो 5 रुपया आपने किसी से उधार लिया, राइट? तो अब जब 5 रुपया किसी से ले रहे हो तो उसे वापस भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो एक आइडिया है वापस करने वाला, वो उस पॉजिटिव का उल्टा आइडिया है। इस बात को समझो कि जो आपने पैसा लिया उसी का जस्ट एक उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है जो साथ में आया है। ठीक है ना? आप एक को यूज करोगे तो वो रह जाएगा। ठीक है ना? आप इसको ऐसे समझो कि आपने 5 रुपया तो लिया है पर इसके साथ साथ एक उल्टा अमाउंट भी लिया है। ठीक है? ये अमाउंट आपको रिटर्न करना है और ये अमाउंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये आप रिटर्न करोगे कैसे? बाद में तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा ना। तो इसे आप ऐसे डायरेक्टली रिटर्न नहीं करते हो, आप इसे स्वम के थ्रू रिटर्न करते हो। जब भी आप रिटर्न करोगे तो स्वम के थ्रू करोगे, मतलब स्वम को हटाओगे, मतलब पॉजिटिव चीजों को घटाओगे। तो पॉजिटिव चीजें जब घटेंगी तो वो क्षयगम होगा, नेगेटिव होगा। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा विजुअलाइज करने में पता नहीं आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना। एक एक होता है फिजिकली समझाना, एक होता है सीधा बोलना। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा आप डीपली समझो इस कंसेप्ट को कि ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक बार वापस से हम इसको समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर हो और आपने किसी से लिया कुछ, है ना? क्या लिया? आपने ऋण लिया। ऋण मतलब कि आपने उधार लिया। तो यदि आपने किसी से उधार लिया है तो आप कितना लिए? आप लिए मान लेते हैं 5 रुपए लिए, है ना? तो 5 रुपए अगर आप लिए हो किसी से तो उसे यही रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। तो 5 रुपया आपके पास दिख तो रहा है पर ये आपका खुद का नहीं है। ठीक है ना? आपको इसे वापस किसी को देना है, राइट? तो ये आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है? कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जितना सकारात्मक चीज है उतना ही आपने नकारात्मक चीज भी ली। नकारात्मक चीज क्या है? नकारात्मक चीज वही ऋण है। जो आपने ऋण लिया वही नकारात्मक के फॉर्म में है। और जो आपने ये धन लिया, धन, है ना? ये आपके इस स्वम के फॉर्म में है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें हैं, स्वम भी है और ऋण भी है। अब इस स्वम को अगर आप घटाओगे, मतलब यूज करोगे, मान लो कि आपने स्वम को यूज कर लिया, तो जब आप इस स्वम को यूज करोगे तो ये जो है वो बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, जीरो है। ऐसे मानो कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में 5 चीजें हैं। ठीक है? 5 चीजें हैं। तो आप इन 5 चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल आपके पास कुछ है नहीं। दिख तो रहा है 5 स्वम है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो अभी ये सब ना पेयर्स में होते हैं। ठीक है? तो हम इसको थोड़ा पेयर में ही बना लेते हैं, क्योंकि हर एक धन के साथ एक ऋण आता है। तो यहाँ पे 5 पेयर्स होंगे। अब यहाँ पर ये 5 के पेयर्स में आपको मिल गया, तो यहाँ पे 5 धन तो आपको दिख रहा है लेकिन 5 ऋण नहीं दिख रहा है, लेकिन वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ उसकी नकारात्मक चीज एग्जिस्ट तो कर रही है ना। तो अगर आप इसे यूज करते हो, मतलब इसका क्षयगम हो रहा है। ठीक है ना? क्षयगम हो रहा है मतलब कि
आप इसे यूज कर रहे हो, आप मान लो इसे यूज कर लिए, इसे भी यूज कर लिए, इसे भी यूज कर लिए, इसे भी यूज कर लिए, तो आपने चार पॉजिटिव चीजों को, चार स्वम को हटा दिया ना, चार स्वम का क्षय हो गया, क्षय हुआ मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गए वो। तो चार स्वम अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो आपके पास क्या बचा, चार ऋण बचा ना। तो ये जो चार ऋण है वो क्या है, एक वर्चुअल अमाउंट है जो इसी पॉजिटिव का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो आपको, आपके पास अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आप ही के पास हैं, लेकिन लेकिन पॉजिटिव का उल्टा है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये आपके पास ही है, कुछ नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है कुछ, पॉजिटिव का उल्टा है। ठीक है, आप इसे चार्ज के कंसेप्ट में समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं टोटल पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम में अभी पूरा जो नेट चार्ज है वो जीरो है, मतलब कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि चार्जेस अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, बस उनका पूरा जो समावेश है, जो पूरा ओवरऑल है वो नेगेटिव है, मतलब वो जीरो है, मतलब कि वो नहीं है, शून्यता का एक आभास दे रहा है, वो बस बता रहा है कि यहाँ पे शून्य का सेंस है, शून्य है ये नहीं बोल रहा। इसी को हम खम बोलते हैं। ठीक है ना, खम का क्या अर्थ है कि शून्यता का एहसास दिलाना, एक सेंस बोलना, एक सेंस देना कि वहां पे कुछ नहीं है, इसका सेंस बताना, बाकी वहां कुछ है। ठीक है ना, तो ये अभी फिलहाल हम बोल सकते हैं इसको खम। ठीक है, ये जो है वो हम इसे कह सकते हैं रणम, और इसे कह सकते हैं स्वम। ठीक है ना, अब अगर स्वम, स्वम का अगर क्षय हो रहा है, यानी कि स्वम अगर आप हटा रहे हो, तो अगर आप मान लो कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज आपने हटा लिया, तो अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज हटा लिया तो इस सिस्टम में दो नेगेटिव चार्ज हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ओवरऑल ये नेगेटिव हो चुका है। ठीक है ना, यही नेचर में देखने को मिलता है। तो नेचर भी ऐसे ही वर्क करता है। पॉजिटिव, अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक भी ना हो, अगर एक भी यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो से छोटा है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि कुछ नहीं से भी कुछ कम है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि कुछ नहीं से कुछ ज्यादा है, लेकिन वो पॉजिटिव का उल्टा है। ठीक है ना, जस्ट उसकी उल्टी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपके पास कुछ नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पूरा जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर हम अब सारी चीजों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर नहीं तो एक बार वापस से एक बार देखिएगा, आई होप कि समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस से थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। पर मुझे लगता है कि शायद इतना इनफ होगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव से मैं क्या मीन कर रहा हूँ। पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट है नेगेटिव, मतलब इक्विवेलेंट है लेकिन ऑपोजिट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नेगेटिव नहीं है या नेगेटिव जीरो से कम है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ है लेकिन ऑपोजिट है। ओके, तो अगर कुछ है, अगर कुछ है तो वो जीरो से कम तो नहीं हो सकता, वो जीरो से ज्यादा ही है। जब हम बोल मान ले रहे हैं कि वहां कुछ है तो वो जीरो से ज्यादा है, शून्य से ज्यादा है। ठीक है ना, हम उसे शून्य से कम नहीं मान सकते। अब हम यहाँ पर अपने बेसिक ऑपरेशंस को, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज, कोई भी लॉजिक अगर मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन को जस्टिफाई नहीं करेगी तो मैथमेटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकती है ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिक ऑपरेशंस क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, यही तो है ना। तो अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो बड़ा मतलब उतना ज्यादा आपको लगेगा या, ऑफ कोर्स इंट्यूशन से भरा है ये पूरा चीज। ठीक है ना, तो आपको इंट्यूटिव तो लगेगा ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी इंट्यूशन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। और जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा ना, तो कितना अच्छा कंसेप्ट है और कितना बढ़िया से इसको इंट्यूटिवली बताया गया है। ये जब आप इसमें देखोगे ना, तो पहले जो अनएक्सप्लेन्ड थी
कि कोई भी चीज डिवाइड करने पे एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता है तो नेगेटिव क्यों आता है, नेगेटिव को नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड करता है पॉजिटिव क्यों आता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इंट्यूटिवली बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको देखोगे ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, आप बोलोगे कि इंट्यूशन भी शर्म आ जाए, ठीक है ना। इंट्यूशन को भी शर्म आ जाएगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, इतना इंट्यूशन कैसे, ठीक है। तो उसका वेट करो, जरूर मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एडिशन को समझते हैं कि एडिशन कैसे है। तो एडिशन को मैं भी धीरे धीरे करके हर एक तरह का एडिशन आपको करके दिखाऊंगा, जहाँ पे हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 और 5 का, या 0 और 3 का, कुछ छोटे नंबर ही लेते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो 0 और 3 का मतलब 0 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, ओके। तो +3 का अर्थ क्या है, +3 का मतलब होता है, +3 का मतलब होता है कि आपके पास अगर आप हो, तो आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि +3 है, राइट, +3, 0 + 3, 0 + 3 का सेंस क्या है कि आपके पास पहले कुछ नहीं था, अब आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, 3 धन्य संख्याओं का, यानी कि 3 स्वर्ण संख्याओं का आपने इसमें एडिशन किया है। तो अगर आपने इसमें 3 स्वर्ण संख्याएं ऐड की हैं, तो आपके पास नेट क्या होगा, 3 स्वर्ण संख्याएं होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये उतना बड़ा चीज तो नहीं है। तो 3 का जो मतलब हम बोलते हैं, 3 का मतलब क्या है, 0 + 3, ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के मस्तिष्क में यही था कि +3 का मतलब है कि मेरे पास 3 स्वर्ण संख्याएं हैं, मतलब मेरे पास पहले कुछ नहीं था, बाद में मैंने 3 स्वर्ण संख्याएं अगर ली हैं, तो वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब हम समझते हैं कि 0 + 3 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 + 3, अच्छा ये तो हो गया ना। अब हम समझते हैं 3 + 0 क्या रिप्रेजेंट करता है। 3 + 0 मतलब कि मेरे पास 3 स्वर्ण संख्याएं पहले से थी, अब मैंने एक भी ऐड नहीं किया है, एक भी मैंने इसमें डाला नहीं है। अगर डाला नहीं है तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। तो 3 सम संख्याएं ही बचेंगी, ओके। तो बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, 0 + 3 हो चुका है, और 3 + 0 हो चुका है। देखो आप ट्रैक करते रहो कि क्या क्या सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 + 3 करना है, तो 2 + 3 का क्या अर्थ है, वही सेम चीज है कि मेरे पास 2 स्वर्ण संख्याएं थी, और फिर मैंने 3 स्वर्ण संख्याएं यहाँ पर ऐड करी हैं, इसमें और ज्यादा ऐड करी हैं। देखो, जब स्वर्ण संख्याएं सिर्फ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ जो धन हो रहा है उसके साथ ऋण नहीं आ रहा है। ये धन आप एक तरह का डोनेशन के जैसा समझो कि अगर आपको कहीं से डोनेशन मिल रहा है, तो आप उसको वापस नहीं करना है, वो आपका हो गया। तो ये जो धन है वो आपका स्वर्ण बन जा रहा है, ठीक है ना, आपको इसे रिटर्न नहीं करना है। तो दो चीजें तो पहले से ही आपकी थी, आपकी ही थी, खुद की थी। अब खुद की आपकी 3 और चीजें आ गई हैं, तो यहाँ पे आपके पास टोटल अब 5 हो जाएंगी, जो आपकी होंगी, स्वयं होंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 + 3 जो होगा वो 5 होगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 3, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं 5 - 0 को। 5 - 0 क्या बताता है, ये थोड़ा सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि 5 - 0 क्या बोल रहा है कि मेरे पास पहले से ही 5 स्वर्ण संख्याएं थी। अब ये जो 5 स्वर्ण संख्याएं हैं, इन 5 सम संख्याओं में क्या कर रहा हूं, मैं क्षय कर रहा हूँ। क्षय करना मतलब कम कर रहा हूँ। तो 5 स्वर्ण संख्याओं को मैंने कितना कम किया, एक भी कम नहीं किया, 0 कम किया, एक भी कम नहीं किया है। तो मेरे पास कितनी स्वर्ण संख्याएं बचेंगी, 5 ही बचेंगी। तो 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि मैं जस्ट इसका उल्टा करूं, मैं बोलूं कि 5 - 0 नहीं, 0 - 5, तो 0 - 5 क्या बताएगा, मतलब मेरे पास एक भी स्वर्ण संख्या नहीं थी, 0 थी, लेकिन मैं उसमें से 5 स्वर्ण संख्याओं को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, यानी कि क्षय कर रहा हूँ। क्षय करना मतलब कम करना। तो आप 0 से कैसे किसी भी चीज को कम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। 0 से किसी भी चीज को आप कम नहीं कर सकते, 0 से और कोई नीचा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास पहले से ही 5 स्वर्ण संख्याएं होंगी, और 5 स्वर्ण संख्याओं के साथ साथ आपके पास 5 ऋण संख्याएं भी होंगी, ठीक है ना। तो जब 5 स्वर्ण संख्याएं और 5 ऋण संख्याएं हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, एक पूरा तो सेंस दे रहा है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि
मैंने बोला था कि अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो आप धन के साथ ऋण को भी लिए हो। ऋण लिए हो मतलब कि स्वम तो है, लेकिन स्वम के साथ उसके साथ एक नकारात्मक चीज भी है जो ऋण है, ऋण भी आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें पेयर में है, स्वम और ऋणम दोनों पेयर में है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सारे स्वम संख्याओं का आप क्षय कर रहे हो, मतलब हटा रहे हो। तो अगर आप सारी स्वम संख्या यहाँ से हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा? सिर्फ ऋण संख्याएं ही तो बचेंगी। तो सिर्फ ऋण संख्याएं बचेंगी, मतलब कि आपके पास 5 नेगेटिव बचेगा। तो 0 - 5 हम यहाँ बोल सकते हैं, 0 - 5 जो होगा वो -5 होगा। अब देखिए पहले जो रिप्रेजेंटेशन था नंबर्स का वो इस तरीके का नहीं था, ठीक है ना। पहले सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्वर्ण संख्या को हम लोग सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे, 2 3 4 5, मतलब ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के बारे में बोल रहा हूँ, 6 7 8 1 ऐसे ही बिना कुछ कोई सिंबल के। और जब हमें ऋणात्मक संख्या को रिप्रेजेंट करना था तो हम ऊपर एक डॉट लगाते थे, ठीक है ना। तो डॉट क्या बताता था कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है, उसी के समान है, इस पॉजिटिव के वैल्यू के ही समान है, लेकिन इसका उल्टा है, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव का उल्टा सेंस दे रहा है, वैल्यू सेम है लेकिन सेंस उल्टा है। तो नेगेटिव नंबर्स जो थे वो पॉजिटिव के उल्टा को रिप्रेजेंट करते थे। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं था कि वो, हम जैसे बोलते हैं ना कि -3 इज लेस देन 3, ये नहीं था। -3 3 से छोटा नहीं है, ये -3 3 के इक्विवेलेंट था, छोटा नहीं था, ठीक है ना। उसी के समान है किंतु वो नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये आई होप कि अब समझ आया होगा कि -3 और 3 को मैं इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ, छोटा क्यों नहीं बोल रहा। बेसिक आइडिया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, राइट। अब यहाँ अगर मैं बोलूं कि 2 - 5 करना है, तो 2 - 5 का मतलब क्या कि मेरे पास दो स्वम संख्याएं थी, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे 5 स्वम संख्याएं हटानी, तो दो सम संख्या है ना बस मेरे पास, तो 5 कैसे हटा सकते हैं, है ना। इसका अर्थ है कि कुछ तो पहले था जो अभी नहीं होने का एक सेंस दे रहा है। इसका मतलब मेरे पास 3 स्वम संख्याएं पहले से थी और 3 के साथ साथ इसकी नकारात्मक चीज यानी कि ऋण संख्या भी थी। तो अब मैं यहाँ से अगर 5 स्वम संख्याओं को हटाता हूँ, 5 स्वम संख्याओं को हटाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास सिर्फ बचेगा 3 ऋण संख्याएं, है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इसका आंसर -3 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 3 ऋण संख्याएं बची है, ठीक है। तो इसीलिए 2 - 5 जो होता है वो -3 होता है। आई होप ये इंटुइटिवली आप समझ पा रहे होगे कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं, ठीक है। वही सेम चीज 5 - 2 का भी है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 5 - 2, तो मतलब मेरे पास 5 स्वम संख्याएं थी, 5 स्वम संख्याएं थी, और 5 स्वम संख्याओं में मैं क्या क्षय कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं हटा रहा हूँ, क्या डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? अपनी दो स्वम संख्याओं को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी दो स्वम संख्याएं यहाँ से डिस्ट्रॉय कर ली, हटा ली, तो क्या बचेगा? मेरे पास 3 स्वम संख्या ही तो बचेगी। तो 5 - 2 क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। आई होप ये बेसिक ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन मतलब जो पॉजिटिव नंबर है उसको कम करना, क्षयगम, ठीक है ना, कम करना। और एडिशन का क्या अर्थ है? धनम का अर्थ है कि आप अपने स्वम को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो स्वम को बढ़ाना और स्वम को घटाना, यानी कि यदि यदि आप स्वम संख्या को बढ़ा रहे हो तो स्वम संख्या को आप बढ़ाओगे कैसे? धनम करके, है ना। धनम धनम करके आप स्वम संख्या को बढ़ाओगे। और यदि आपकी स्वम संख्याएं घट रही हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये ऋणम करके आप करोगे, यानी कि जब आप ऋण लोगे तो ऋण लेने से स्वम संख्याएं कम होंगी, और इसी को हम कहते हैं क्षयगम, ठीक है ना। तो अब क्षयगम का सही अर्थ आपको समझ आया होगा कि स्वम संख्या का घटना ही क्षयगम कहलाता है, ठीक है। क्षयगम कुछ अलग चीज नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्षयगम क्या है? स्वम का ही जस्ट ऑपोजिट है। स्वम मतलब बढ़ना, अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा है तो वो स्वम है, और अगर कम है तो वो क्षयगम है, ठीक है ना। कम हो रहा है मतलब कि क्षयगम हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि कम की ओर होना, कम की ओर जाना। कम की ओर जाना मतलब जीरो से कम नहीं होना,
जीरो की तरफ जाना, शून्य की तरफ जाना, उसे कह रहे हैं क्षयगम। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अब बढ़िया से। अब हो सकता है कि आप नेगेटिव नंबर्स को उस तरीके से नहीं देख रहे होगे जिस तरीके से मॉडर्न मैथमेटिक्स हमें दिखाता है, ठीक है ना। अब हम इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और देख के बड़ा मजा आएगा कि भाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो क्या रहा है, वो क्या मीन करता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन का अगर मैं आपको सही अर्थ पूछूं तो आप बहुत तरह का अर्थ बता सकते हो, कि ग्रुपिंग करना है ना, उसको पार्ट में डिवाइड कर देना, बहुत सारी चीजें। और अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कि फोर नेगेटिव मतलब कि -4, अगर मैं भी अब वैसा ही लिखने लग गया हूँ, -4 ऐसे जो रिप्रेजेंट करते थे पहले, है ना। तो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लग रहा है वो काम करना, तो अब मैं शायद वैसा ही करने लगा हूँ। तो -4 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब भी ऐसा काम करने के लिए बोला जाता था तो हम क्या करते थे कि इसको साइड कर देते थे, बस 4 और 3 को डिवाइड करते थे, उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसमें माइनस लगा देते थे, ये करते थे। पर ये आप इसके साथ यहाँ रख के कर सकते हो, ये इंट्यूशन इतना ज्यादा बढ़िया है कि आप यहाँ रख के कर सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है ना। और मैं दिखाऊंगा, और ये मेथड भी इसी इंट्यूशन के वजह से जनरेट किया है। ये जो इंट्यूशन है, यही इंट्यूशन है जो इस मेथड को जन्म दिया था, और ये मेथड डिस्क्राइब किया था भास्कराचार्य ने, जिसे मॉडर्न मैथमेटिक्स ने यहीं से एक्सट्रैक्ट किया था। तो हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके जो मेथड्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है या डिवीजन का मेथड है, एडिशन का मेथड है, सब्ट्रैक्शन का मेथड है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी इसी बीज गणित से ही निकाली गई थी, एक्सट्रैक्ट की गई। पर इसको फॉल्टलेसली नहीं लिया गया, इनको फॉल्ट के साथ, त्रुटियों के साथ लिया गया, ठीक है ना। अच्छे से समझा नहीं गया कि आखिरकार ये मीन क्या कर रहा है, और बस लेकर के डाल दिया गया। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बाय एक करके कि कैसे चीजें काम करती हैं। मोहित ने जो डेफिनेशन दिया था, विज्ञान दर्शन के जो मोहित हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, जिस पर मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था वो भी सेम डेफिनेशन था, यही जो मैं अभी जस्ट आपको देने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने डिवीजन को लेकर के नहीं सोच पाया, ठीक है ना। क्योंकि शायद वो कंसेप्ट ही नहीं, ये मर चुका था कंसेप्ट, स्वम धन ऋण और जो क्षयगम है उसका कंसेप्ट ही मर चुका था। वो ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के बाद जो आने वाले मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कुछ कंटिन्यू तो किया, लेकिन बाद में जब ये सारी चीजें हुई, गुरुकुल सिस्टम हटाया गया, तो शायद ये आइडिया मर गया था। अब ये हमारे पास मौका है कि हम इस आइडिया को वापस से जीवित कर सकें, और भारत को एक सही राह पर लेकर जा सके, क्योंकि अगर भारत सही राह पर जाएगा तो ही ये विश्व को फिर एक नया रास्ता दिखा पाएगा, और विश्व सही राह पर चल पाएगा। तो जैसे हमारे पुराने मैथमेटिशियंस ने ये काम किया, गणित के जो बेसिक रूल्स हैं वो उन्होंने दिया, जिसके वजह से आज हम इतना एडवांसमेंट देख पा रहे हैं। तो अगर जरा सोचिए, उन फॉल्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो कितना और ज्यादा एडवांसमेंट हो सकता है, राइट। तो पहला कैलकुलेशन हमारा होगा 2 टाइम्स 3 का, ठीक है। तो 2 टाइम्स 3 क्या बोलता है, देखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को अगर समझना है ना, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसे समझेंगे, इसे संस्कृत में कहते हैं गुनाह। हाँ, अब ये गुनाह क्या है, ये गुनाह जो है वो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको। और ये इसका ये नाम रखा क्यों गया, किसी भी चीज के पीछे नाम रखा जाता है ना, तो बड़ा इंट्यूटिवली रखा जाता है, और इसके पीछे भी जो नाम रखा गया था वो समझबूझ कर रखा गया था। ये जो गुनाह है, ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका गुनाह। ओके, अब ये जो गुनाह है, इसका अगर आप अर्थ देखो तो आपको बहुत सारा मिलेगा। जैसे अगर आप सांख्य दर्शन में चले जाओ, या अगर आप भगवत गीता में देखो, तो इसका एक तो मीनिंग है कि ये प्रॉपर्टी है ना। अब ये प्रॉपर्टी अगर है तो किसके प्रॉपर्टी है, राइट। तो देखिए, बेसिक 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है हमारे फिलोसफी में। मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो प्राइमोर्डियल चीज है, जो सबसे पहले जो आई थी वो प्रकृति। तो प्रकृति जो ब्रह्मन स्वरूप है, ठीक है ना, अब उस बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे फिलोसफी में, ठीक है ना। तो जो प्रकृति है उसके 3 गुण बताए गए थे, सत्व तमस रजस। तो ये जो तीनों गुण है, इन
तीनों गुण के इम्बैलेंस के वजह से ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। अब अब क्या होता है कि अगर 3 गुण हैं और 3 गुण के इम्बैलेंस के वजह से बाकी सारे गुण निकल के आ रहे हैं, तो गुण का गुण तो नहीं हो सकता ना। अगर ये गुण जो है वो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रही हैं, तो इस गुण का कोई दूसरा गुण नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये वही वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस गुण का एक और अर्थ है और वो है क्वालिटी या प्रॉपर्टी, आप जो बोल सकते हो, जो हम लोग आम बोलचाल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी ही है, लेकिन हमारे आम भाषा के लिए। तो प्रॉपर्टी है ना? तो प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी, लेकिन सेम तरह के। तो सेम तरह के प्रॉपर्टीज वाली चीजों को जब हम करते हैं या एक साथ संग्रह करते हैं, तो उसे हम गुनाह कहते हैं, ठीक है ना? अब आइए इस बात में कि गुनाह जो है वो क्या मीन कर रहा है, ठीक है? जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तभी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 3 का क्या अर्थ है कि दो स्वम संख्याएं मैं क्या कर रहा हूँ, 3 बार संग्रह कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 बार दो स्वम संख्याओं का संग्रह कर रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ बाहर से। तो अगर मैं 3 बार दो स्वम संख्याएं लूंगा तो मेरे पास टोटल कितनी स्वम संख्याएं हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है ना? ये बात समझ आ गया क्या? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार सेम तरह के प्रॉपर्टी वाली चीजों को संग्रह कर रहा हूँ एक साथ। इसीलिए गुना जो होता है ना, गुना, इसका इसका मतलब होता है एकत्रित करना। एक दूसरा मीनिंग भी है इसका संस्कृत में, एकत्रित करना, एक संगठन बनाना, ठीक है ना? तो मतलब वही है कि आप सब कुछ एकत्रित कर रहे हो लेकिन बार बार सेम तरह का चीज करके, ठीक है ना? तो ये गुनाह कहला रहा है। ओके, अब हम समझते हैं कि -2 टाइम्स 3 क्या बता रहा है। -2 टाइम्स 3 क्या बता रहा है कि आप दो ऋण संख्याओं को 3 बार ऐड कर रहे हो, मतलब डाल रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो कि 3 बार क्या कर रहे हो, दो ऋण संख्याएं आप ले रहे हो। तो 3 बार दो, अब देखिए ये बड़ा इंट्यूटिव है, ठीक है ना? कि आप सोच रहे हो कि ऋण संख्या कैसे ले सकते हैं, है ना? ऋण संख्या तो आपने बताया था कि जो स्वम है उसके साथ मिल करके आता है, मतलब धन अगर आप कहीं से ले रहे हो तो वो ऋण ही आएगा, ऋण उसके साथ आएगा, है कि नहीं है ये? आपको याद है ना? तो यहाँ पे सिर्फ ऋण कैसे ले सकते हैं, तो अभी मैं इसका उत्तर दूंगा कि सिर्फ ऋण कैसे आ सकता है, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप 3 बार इन ऋण संख्याओं को ले रहे हो तो आपके पास टोटल 6 ऋण संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -6 हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा वेट करो इस बारे में, ठीक है ना? बस थोड़ा सा। अभी आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि अगर हम 3 बार ऋण संख्याएं ले रहे हैं 2 बार, तो ये -6 होगा, ठीक है ना? अब जरा इस कंसेप्ट पर आओ कि यदि यदि मैं जस्ट इसको ऐसे लिखूं कि मैं दो 2 टाइम्स -3, ये क्या बता रहा है कि मैं दो स्वम संख्याओं को 3 बार क्षय कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्षय कर रहा हूँ। तो अगर दो संख्याएं, मेरे पास तो पहले कुछ नहीं था, तो ये तीन स्वम संख्याओं को मैं क्षय कैसे करूंगा? नहीं समझ पा रहे? 3 बार मुझे क्षय करना है ना, मतलब 3 बार मुझे हटाना है। तो 3 बार अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रहना भी तो चाहिए हटाने के लिए। तो इसका क्या अर्थ है कि मेरे पास पहले से ही कुछ थे। अब आप यहाँ जितना चाहो उतना मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 6 ही मानना है। आप यहाँ जितना चाहो उतना मान सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले से ही मेरे पास कुछ थे, किंतु सब पेयर्स में थे, मतलब उनके साथ नेगेटिव चीजें भी थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 3 बार क्षय किया दो स्वम संख्याओं का। तो अगर आप दो स्वम संख्याओं को 3 बार हटाते हो, 1 2 3 4, है, दो संख्याएं 2 बार हटा दी, फिर दो संख्याएं एक बार और हटाई, तो कितनी स्वम संख्याएं हट गई? 6 स्वम संख्याएं हट गई। तो अगर हट गई तो अगर ओवरऑल आप यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या बचा है? आपके पास 6 ऋण संख्याएं बची है, ठीक है ना? तो आपके पास 6 ऋण संख्याएं बची हैं, तो ये -6 हो जाएगा। ओके, अब जरा आप इस कंसेप्ट को समझो कि ये -6 यहाँ पे क्यों दे रहा था, ठीक है ना? क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्षय कर रहे हो किसका? स्वम संख्या का, राइट ना? अब आपको इसका जस्ट उल्टा समझना है। आपको ये समझना है
कि 2 × -3 और -3 × 2, या हम बोल देंगे अगर -2 × 3, तो ये इक्वल क्यों है, बराबर क्यों है? ये बराबर इसीलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट को डिटरमाइन कर रही है। मतलब अब जो ऋण है वो स्वम बन गया है और जो स्वम है वो ऋण बन चुका है। अब इसको, ये कंसेप्ट को थोड़ा विजुअलाइज करो आप ऐसे। तो यहाँ पर ना सिचुएशन कुछ ऐसा है, देखिए क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये आपको क्या बोल रहा है कि आप दो स्वम संख्याओं को 3 बार क्या कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, हटा रहे हो। तो आप दो स्वम संख्याओं को अगर 3 बार हटाते हो तो आपके पास क्या बचेगा, 6 ऋण संख्याएं बचेंगी, है ना। हटा रहे हो मतलब क्या, कि आप बाहर निकाल रहे हो, यही तो कर रहे हो ना। हटा रहे हो मतलब क्या, क्या बाहर निकाल रहे हो। तो जरा सोचो कि आपने इसे बाहर निकाला, इसे बाहर निकाला, है ना, यानी कि आप पेयर्स में बाहर निकाल रहे हो, सॉरी। तो आपने इन दोनों को निकाल दिया बाहर, इन दोनों को निकाल दिया बाहर, इन दोनों को निकाल दिया बाहर। तो आपने 3 बार दो स्वर्ण संख्याओं को क्षय किया, मतलब बाहर निकाल दिया, कम किया। तो आपके पास 6 ऋण संख्याएं बच गई। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये क्या अर्थ दे रहा है कि दो ऋण संख्याओं को आपको 3 बार यहाँ पे क्या करना है, संग्रह करना है ना। लेकिन एक जरा बात बताओ कि आप अगर संग्रह करोगे, यहाँ तो दोनों प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों है। लेकिन आपको क्या करना है, दो यहाँ पे सेम तरह के प्रॉपर्टी वाली, इसका जो ओवरऑल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो सेम तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम तरह का प्रॉपर्टी आप कैसे बनाओगे? अगर हम यहाँ पर 3 बार दो ऋण संख्याओं को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, 3 बार अगर दो ऋण संख्याएं डालेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 और ऋण संख्याएं हो जाएंगी। और जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है इसका, मेरे सिस्टम का, वो -6 दिखेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जब हमने स्टार्टिंग वाला काम किया था, स्टार्टिंग में क्या काम किया था कि जब 2 × 3 कर रहे थे, है ना, 2 × 3, तो हम 3 बार क्या कर रहे थे, सम संख्या डाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 बार ऋण संख्या डाल रहे हैं। तो ये इसका जस्ट उल्टा मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। जब आप ऋण को स्वम के जैसा देखने लगोगे और स्वम को ऋण के जैसा देखने लगोगे तो चीजें वैसे ही एक्ट करेंगी। वैसा ही है जैसे कि मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने नाम दिया है ना, बट अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव मानने लग गए और पॉजिटिव को नेगेटिव नाम दे दिए तो इससे क्या ही चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ना। भले आपने नामांकन अलग कर दिया लेकिन प्रॉपर्टी तो वही है। तो ये जो आजादी है, ये जो फ्रीडम है कि पॉजिटिव को नेगेटिव मानना और नेगेटिव को पॉजिटिव मानना, ये हमें यहाँ पर देती है। जरा आप सोचिए, यदि आप मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये देखोगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि -2 जो है वो 0 से छोटा है ना। तो अगर आप 2 को पॉजिटिव मान लोगे ना, आप ये मान लोगे कि जो ऋण संख्या है इसे मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, +2 मान लेता हूँ, तो ये 0 से छोटा नहीं होगा, है कि नहीं है? ये आपको एक गलत रिजल्ट निकाल के देगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाम से क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। आप उसका नाम तो अलग चेंज कर सकते हो ना, आप इसे पॉजिटिव बोल रहे हो, आप इसे नेगेटिव भी बोल सकते हो, उससे क्या दिक्कत है। पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव चार्ज बोल दूं लेकिन मुझे पता है कि इसको प्रॉपर्टी क्या है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दोनों की प्रॉपर्टी उलट है, ये तो मुझे पता है, नाम तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इस -2 को अगर मैं +2 बोल रहा हूँ तो +2 0 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि -2 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और +2 अगर इसका भी आप विपरीत लोगे तो भी 0 से बड़ा ही होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, पर मॉडर्न मैथमेटिक्स में तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत समझा है चीजों को। 0 से छोटा कोई भी चीज हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा ना जो भी होगा। ओके, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बराबर क्यों है, ये दोनों जो है बराबर क्यों है, यानी कि एक दूसरे के समान रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। अभी तो और अच्छा, अभी इन दोनों के बीच में ना अभी बढ़िया रिलेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना, दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन है वो -2 × -3 का है। अब -2 × -3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप दो नकारात्मक चीजों को 3 बार क्षय करो, यानी कि 3 बार निकालो। ओके,
तो दो नकारात्मक चीजों को अगर मुझे 3 बार निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का क्या मतलब? देखिए, कुछ नहीं है का क्या मतलब है कि मेरे पास कुछ तो है, यानी कि मेरे पास कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, और कुछ सकारात्मक चीजों के साथ मेरे पास कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, ठीक है ना? तो अगर इतने सकारात्मक हैं तो इतने नकारात्मक भी हैं, और ओवरऑल ये एक सेंस दे रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ओके ना? वही क्रेडिट कार्ड वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दो दो ऋणात्मक संख्या को दो ऋणात्मक संख्या को मतलब नेगेटिव चीज को 3 बार निकालना है, तो आप नेगेटिव चीज को 3 बार ऐसे डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है ना? एक तो ये चीज है कि आप इन सब को डायरेक्टली निकाल लो, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, मतलब टोटल 6 निकालना है ना, तो पहले मैं इनको निकाल लेता हूँ, इन पांचों को। 5 निकाल लिया, और फिर इसे भी निकाल लिया। टोटल 6 मैंने निकाल लिए। अब 6 निकाल लिए तो क्या बचा मेरे पास? 6 पॉजिटिव बचा, है कि नहीं है? तो अगर आप दो ऋणात्मक चीजों को अगर आप 3 बार निकाल रहे हो, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आपने निकाल लिया, तो आपके पास 6 सकारात्मक चीजें बचेंगी, यानी कि स्वम बचेगा, 6 स्वम बचेगा। इसीलिए इसका रिजल्ट 6 आता है। इसका रिजल्ट 6 आता है। एक और तरीका है इसको समझने का, इसके टर्म्स में, है ना? क्या? कि यदि ये चीजें ऐसी ही थी, मान लेते हैं ऐसी ही थी, अब मुझे निकालना है, तो आप नकारात्मक चीजें निकाल कैसे सकते हो? इसका दूसरा तरीका है कि आप कुछ इसमें ऐड कर दो, स्वम ऐड कर दो। तो अगर आप इसमें 3 बार दो दो स्वम करके ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एक्स्ट्रा स्वम आ जाएंगे 6, है ना? और आप अगर आप अभी ओवरऑल देखोगे तो आपके पास +6 का क्वांटिटी आ गया, इसीलिए ये +6 होता है। अब यही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया था। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया? इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कैसे? जरा ऐसे देखो, समझो इस चीज को। डिफरेंस क्यों नहीं? क्योंकि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है। भले मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 6 सकारात्मक है और 6 नकारात्मक है, लेकिन लेकिन जो कंसेप्ट है वो वही है। मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था, है ना? तो मैंने क्या किया? मैंने 3 बार दो सकारात्मक चीजों को ऐड किया, तो मुझे 6 सकारात्मक चीजें मिल गई। और यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, 2 बार सकारात्मक चीजों को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे 6 मिल रहा है, +6 मिल रहा है। तो दोनों सेम ही चीज है, लेकिन ये सेम, अब ये कनेक्शन आपको समझ आया ना? ये कनेक्शन क्या है इन दोनों में? 2 इंटू 3 क्यों बराबर होता है -2 इंटू -3 के? आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कनेक्शन क्या है इन दोनों के बीच में, राइट? अब चीजें बड़ी बढ़िया से, आसान तरीके से आपको इंट्यूटिवली समझ में आ रही होंगी कि मेन कनेक्शन क्या है, ठीक है ना? जो कनेक्शन जो हम पहले नहीं समझ पा रहे थे, वो अब ये कनेक्शन क्या है वो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट? अब हम यहाँ बात करते हैं 0 टाइम्स 3 की। अब 0 टाइम्स 3 क्या बोल रहा है कि मैं 0 कुछ भी नहीं ले रहा, कितने बार? 3 बार। अगर मैं 3 बार कुछ भी नहीं ले रहा तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? और अगर मैं 3 टाइम्स 0 की बात करूं तो 3 टाइम्स 0 क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स 0 मतलब मैं 3 सकारात्मक चीजें ले रहा हूं, लेकिन कितनी बार? एक बार भी नहीं। तो अगर मैं 3 सकारात्मक चीज एक बार भी नहीं लिया तो मेरे पास 0 ही तो रहेगा, है कि नहीं है? अब ये तो था गुना, है ना? अब हम पढ़ेंगे भागहरम, मतलब ये गुणनम था, अब हम पढ़ेंगे भागहरम। भागहरम मतलब कि डिवीजन। अब डिवीजन में ये इंट्यूटिवली कितना अच्छे से काम करता है ना, जब आपको डिवीजन का एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा तब मजा आएगा, ठीक है ना? अब ये डिवीजन को हम अपने अगले वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, और वेट कीजिए उसका, ठीक है? तो बड़ा इंट्यूटिव होगा, उसमें डिवीजन भी होगा, एक्सपोनेंशिएशन भी होगा, और नंबर लाइन को हमें कैसे ट्रीट करना है, मैं उस बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप नंबर लाइन को अब ट्रीट करोगे नए तरीके से। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना आगे लेकर के जाओ, इतना आगे लेकर के जाओ कि सीबीएसई एनसीईआरटी तक पहुंचे, भारत सरकार तक पहुंचे, तभी हम अपने मैथमेटिक्स को सही कर पाएंगे, और जब हमारा मैथमेटिक्स सही होगा ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भारत ने हमेशा इस विश्व को राह दिखाया है, अब फिर से एक बार जरूरत है
कि भारत इस विश्व को वापस से एक सही राह दिखाए, ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को आप जहाँ चाहो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप, ट्विटर, जहाँ भी आप चाहो इसे शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है और फाइंडिंग बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो चैनल छोटा है, ये ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि रीच करे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस बारे में, जो अभी ओपन होने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता फिलहाल तो, मैं इसे दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ओके? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।